हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले तो मैं इसकी परिभाषा बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं। तो मेरे साथ साथ लिखो, तत्वों के परमाणुओं में, तत्वों के परमाणुओं में उनके विभिन्न कक्षकों में, उनके विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को, इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। विन्यास कहते हैं। परिभाषा फिर से सुनिए। तत्वों के परमाणुओं में उनके विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ये पूरी की पूरी परिभाषा समझाने जा रहा। तो सबसे पहले तुम लोग आवर्त सारणी देखो। आवर्त सारणी क्या? देखो, यह है आवर्त सारणी। और हमारे आवर्त सारणी में ऐसे ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती हैं और इन ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को हम लोग वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। इस ऊर्ध्वाधर पंक्तियों क्या कहते हैं? वर्ग। कुल कितने वर्ग होते हैं? 18। कुल कितने वर्ग होते हैं? 18। और ये जो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, इन क्षैतिज पंक्तियों को हम लोग आवर्त कहते हैं। इंग्लिश में पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियड। ऊर्ध्वाधर पंक्तियों क्या बोलते हैं? वर्ग। इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं। और क्षैतिज पंक्तियों को क्या बोलते हैं? आवर्त। क्या बोलते हैं? आवर्त। अब कुछ नियम सुनो। जो तत्व जिस आवर्त का होता है उसके अंदर उतने ही कोषों, जैसे मैं तुमसे बात करूं कि बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब किस आवर्त के हैं? दूसरे आवर्त। किस आवर्त के हैं? दूसरे आवर्त। तो इन लोगों के नाभिक के बाहर कितने कोष होंगे? 2। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सब किस आवर्त के हैं? तीसरे आवर्त के। तो इनके परमाणु में नाभिक के बाहर कितने कोष होंगे? 3। चौथे आवर्त में है तो 4, पांचवें में है तो 5। तो मैं यही समझाने जा रहा हूं कि जो तत्व जिस आवर्त का होता है उसके नाभिक के बाहर उतने ही कोष होते हैं। अभी बताया हूं, नाइट्रोजन, बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन, इन सब के बाहर कितने कोष होंगे? 2। क्यों? क्योंकि दूसरे आवर्त है। तो मान लो ये नाभिक हो गया, नाभिक के बाहर 2 कोष होंगे, पहला कोष और दूसरा। क्यों? क्योंकि ये किस आवर्त के हैं? दूसरे आवर्त के हैं। आवर्त को हम लोग n से कहते हैं n से। n बराबर 1 पहला आवर्त, n बराबर 2 दूसरा आवर्त, n बराबर 3 तीसरा आवर्त। और जो तत्व जिस आवर्त का होता है उसके नाभिक के बाहर उतने ही कोष होते हैं। क्या होते हैं? कोष। तो मैं इसको दिखाने जा रहा हूं। देखो, कोष है, मान कोष को हम लोग K, L, M, N से निरूपित करते हैं। सुनो, मान लो ये नाभिक है। अगर नाभिक के बाहर पहला वाला कोष है तो हम लोग देखने जा रहे हैं, मान लो
ये मान लो पहला है, तो पहले वाले को हम लोग किसे दिखाएंगे? n बराबर 1 से। पहले आवर्त का है, एक ही कोष होंगे, किससे दिखाएंगे? k से। अगर कोई दूसरे आवर्त का है, किस आवर्त का है? दूसरे आवर्त का है, तो दूसरे आवर्त का है तो ऐसे होगा। अब की बार n बराबर 2, तो 2 लोग होंगे, एक k भी होगा और दूसरा l भी होगा। अगर तीसरे आवर्त का है, तो n बराबर 3। अब की बार किसे दिखाएंगे? m से। अगर चौथे आवर्त का है, किस आवर्त का है? चौथे आवर्त का है, तो हम लोग n बराबर क्या बोलेंगे? n बराबर 4, और यहाँ पे क्या बोलेंगे? इतना क्लियर है? तो यहाँ पर n बराबर 1, यहाँ पर n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। अब सुनो, कोष के अंदर उपकोष होते हैं, कोष के अंदर उपकोष होते हैं, उपकोष। कोष को हम लोग सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेल। उपकोष को हम बोलते हैं सबसेल, क्या बोलते हैं? सबसेल। कोष को KLMN से निरूपित कर रहे हैं, उपकोष को SPDF से निरूपित करेंगे। मैं तुमसे कहूं कि ये जो पहला वाला कोष है वह छोटा है इन लोगों से तुलना में कि बड़ा है? छोटा है। और इससे बड़ा L, इससे बड़ा M, इससे बड़ा N। तो याद रखो, जो जितना छोटा कोष होता है उसके अंदर उतने ही कम उपकोष होगा, जितना बड़ा होगा उपकोष उतने ही ज्यादा होगा। नियम सुनो, जितने नंबर का कोष उतने ही उपकोष। अगर मान लो पहला वाला कोष है तो उपकोष सिर्फ कितने होंगे? एक। उपकोष को किससे दिखाते हैं? SPDF से। पहले वाले में सिर्फ एक उपकोष होगा तो किससे दिखा देंगे? S। दूसरे वाले में कितने उपकोष होंगे? 2। जितने नंबर का कोष उतने ही उपकोष। पहले वाले में सिर्फ एक, दूसरे वाले में 2, SB और PB। दूसरे वाले में SB होगा और PB। अगर तीसरा वाला है, कौन सा वाला है? तीसरा, तो तीसरे वाले में 3 होंगे, S, P और D। चौथा वाला है तो S, P, D और F। जितने नंबर का कोष उतने ही उसके अंदर उपकोष, जितने नंबर का कोष उतने ही उपकोष। अब देखो, तुम लोग सवाल पूछ सकते हो हमसे कि सर आप यहां पर सबके लिए S लिखे हैं। देखो यहां पर भी, यहां पहला वाला है तो S, दूसरा है तो S और P, तीसरा है तो S, P और D, और यहां पर तो इसको छोटा कर लो तो S, P, D, F। ये चारों जगह पर S लिखा है, इनमें अंतर क्या है? ये S पहले का है ना, इसलिए इसको बोलेंगे 1S। ये S किसका है? दूसरे का है तो 2S। ये S में तीसरे का है तो 3S, और ये 4S। तो 1S, 2S, 3S, 4S। ये P किसका है? ये P किसका है? दूसरे का है, इसको क्या बोलेंगे? 2P। क्या 1P होता है? नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो 1S में इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, 2S में इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, 2P में इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। क्या सर? सर सबको बोल दिया? हाँ ठीक है, और 1 मिनट के लिए आप आइए यहाँ पे।
है ना? डिस्टर्ब कर रहा हूं। तो क्या 1p होता है? नहीं सर। तो कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 ये देखने को मिलेगा। कभी 1p में इलेक्ट्रॉन भरते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि 1p नहीं लिखा है। तो ये p तीसरे का है तो 3p, और ये चौथे का है तो 4p। d की शुरुआत कहां से हो रही है? तीसरे से। क्या 2d या 1d होता है? नहीं। तो कभी 1d या 2d में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा? नहीं, होते ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन कहां से भरेगा? d कहां से शुरू होता है? तीसरे से। ये 3d है और ये 4d। f कहां से शुरू हो रहा है? चौथे से, तो 4 है। क्या 3f 2f ये सब होते हैं? नहीं। तो ये अभी कोष है। क्या है? कोष। और कोष के अंदर होते हैं कक्षक। क्या होते हैं? कक्षक। कक्षक को हम लोग ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स। अच्छा, एस है भाई, देखो कोष के अंदर उपकोष, उपकोष के अंदर कक्षक। तो एस उपकोष है तो इसके अंदर क्या होंगे? कक्षक। एस के अंदर एक ही कक्षक होता है, जबकि पी डी एफ में दो दो कक्षक बढ़ाते जाओ। कितने कक्षक बढ़ाते जाओ? दो दो कक्षक। पी के अंदर एक से दो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3। फिर 3 में 2 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 5। बोलो। 5। तो इसमें 2 बढ़ जाएगा। देखो इसको भी थोड़ा अच्छे से ही लिख लेते हैं, तो इसको हटा रहे हैं। ये एस है। क्या है ये? एस। एस में एक कक्षक होते हैं, 2 जोड़ दो तो 1 और 2 3, फिर 2 जोड़ दो 3 और 2 5, और फिर 2 जोड़ दो तो 5 और 2 7। देखो 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो एस में कितने कक्षक होते हैं? 1। पी में कितने होते हैं? 3। डी में कितने होते हैं? 5। एफ में कितने होते हैं? 7। और हर एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अगर इसमें एक कक्षक है तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे? 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे? 2। यहाँ पर 3 कक्षक हैं तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे? 6, क्योंकि एक कक्षक में कितने? 2। तो 3 में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 7 दूनी 14। 7 दूनी 14। तो इस तरीके से एफ में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 14। तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2। यहां पर एस में किसी का भी एस हो, एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? हमेशा 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 6, क्योंकि पी में कितने कक्षक होते हैं? 3। तो 3 दूनी के 6। डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 10। डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? फिर से बताओ। 10। एफ में कितने? 14। किसी भी परमाणु के उनके कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, किसकी बात करूं? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन किस आवर्त का है? दूसरे आवर्त। ऑक्सीजन देखो ये दूसरे आवर्त का है, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8। तो देखो ऑक्सीजन दूसरे आवर्त का है तो इसके नाभिक के बाहर कितने कोष होंगे? 2। अच्छा एक बताओ दादू, किसी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अभी बताया हूं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना है
तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8। 8 तो ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8। जितना परमाणु क्रमांक उतने ही इलेक्ट्रॉन। अब किसी परमाणु के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ऑक्सीजन दूसरे आवर्त का है, 2 कोष होंगे, n बराबर 1 माने k में सिर्फ क्या होगा s होगा 1s। n बराबर 2, k के बाद से क्या आता है l, 2 होंगे, s भी होगा और p भी होगा। s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन हमसे 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए और कितना बचे 4। तो 2p में भर तो सकते हैं 6, लेकिन 6 होने भी तो चाहिए। इसके बाद बच कितना रहा है 8 में से 2 और 2 4, कितना बच रहा है 4। तो यहाँ पर 6 भरोगे 4 भरोगे 4। तो देखो हम लोगों ने ऑक्सीजन के विभिन्न कक्षकों में इसके इलेक्ट्रॉनों का वितरण कर दिया। मतलब ये क्या है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की परिभाषा फिर से बताओ। किसी भी परमाणु के उसके विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो फिर से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की परिभाषा बताओ। किसी भी तत्व के उसके विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 एंड आउट। उसी प्रकार अगर हम लोग नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो नाइट्रोजन भी किस आवर्त का है दूसरे आवर्त का है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो पहले में 1s2, दूसरे वाले में 2s2, तो 2 तो 4 खत्म हो गए, तो 7 में से 4 खत्म हो गए, कितने बचे 3, तो 2p3। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा नाइट्रोजन का। मैं अभी यही बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है। किसी भी तत्व के परमाणुओं में उनके विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो पिछले पेज पर देखो, यहां पर मैं वही परिभाषा लिखा हूं, फिर से एक बार दिखा रहा हूं। तत्व के परमाणुओं में उनके विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मान लो हम लोगों को फ्लोरीन का लिखना है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 9। तो 9 इलेक्ट्रॉन भरना है। फ्लोरीन किस आवर्त का है दूसरे आवर्त का है। तो पहले वाले में 1s होगा, दूसरे में 2s होगा और 2p होगा। भरना है। s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 2, s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 6। लेकिन हम लोग देखिए 6 बच भी तो रहे कि नहीं। तो 2 और 2 4, 9 में से 4 निकल कितने बचे 5। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p5। तो इस परिभाषा के नीचे उदाहरण बना करके ये लिखो। नाइट्रोजन का ही बताया हूं 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का ही बताया हूं 1s2 2s2 2p4। ऐसे लिख लो। उसके बाद ये लिखने के बाद ये पूरा छाप लो एक कॉपी पे। इधर ऐसे लिखो ये। अच्छा, इस p के बगल में क्या लिखो 2 की 1 की 3 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3d 4d, यहाँ पर 4d। ऐसे छाप लो। एक तरफ ये छापो, एक तरफ ये छापो। ये कोष उपकोष ये सब तो अवश्य छापो। हो गया। अब हम बात करते हैं। अभी हम जितने भी एग्जांपल बताए नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ये सब दूसरे आवर्त में। तीसरे आवर्त में थोड़ा पहुंचने। तीसरे आवर्त में मान लो क्लोरीन आता है। कौन आता है क्लोरीन। ये सब तो हो गया, तो इसको मिटा दे हम। मान लो क्लोरीन की बात करें, की बात कर रहे हैं हम क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। तीसरे आवर्त का है।
तो तीसरे आवर्त है तो 1 में तो बस वही 1s होता है, 1s, दूसरे में 2s होता है और 2p, 2p, तीसरे में 3 लोग होंगे, तीसरे का s, तीसरे का p और तीसरे का d। d, 17 है, भरो 2, 2 2 6 2, कितने बच रहे हैं 17 है ना, तो 2 2 4 6 10 2 12 12 और 5 17। 3D वैसे ही खाली पड़ा है, यही ना है। लेकिन अगर हम चौथे आवर्त में से किसी को उठावें, जैसे अगर मान लो हम चौथे आवर्त में दिखाएं तो कैल्शियम आएगा, पोटेशियम आएगा, थोड़ा देख लो तुम लोग। चौथे आवर्त में कैल्शियम, पोटेशियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, रेडियम, क्रोमियम, इनमें से मैं किसी को उठा रहा हूं। जैसे मान लो मैं पोटेशियम, कैल्शियम, सिलिकॉन और सिलिकॉन तीनों लोग ले रहा हूं, पोटेशियम, कैल्शियम और स्कैंडियम। कितना होता है 19, इसका 20, इसका 21। तो चौथे का है ना 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4b 4fb होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक, अब हम लिख दे रहे हैं, जब हम लोग भरने की बात करेंगे, चलो भरते हैं। पोटेशियम 19 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन है। 2 2 4 6 10 2 12 12 और 6 18, तो कितने बच गए 1। इस D के पहले में नहीं भरो, D में नहीं भरो जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है भाई। जब यहाँ तक 18 खत्म हो गए, 19 है तो अभी 1 बचा ना, तो इसको तीसरे के D में नहीं भर दोगे, इसको चौथे के S में भरा जाता है। इसी में रहता है चौथे के S। अगर मान लो यहां पर सुनो, स्कैंडियम में देखो, ऐसे ही हम पूरा छाप दे रहे हैं भाई, ये भी इतने ही चौथे का है तो इतने ही इसके भी पास होंगे। अच्छा ठीक है ना, हाँ भरने चलते हैं। भरने चले तो स्कैंडियम 21 है तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 3, तो हम लोग इस 3 को इसमें नहीं भरेंगे, पहले तीसरे के P भरने के बाद से रूल है, ये रूल है कि चौथे के S में भरा जाए। चौथे के S में 2 ही भरेंगे, अब 1 बच गया ना, तब इसमें 1 भरा जाएगा। ये नियम है। ये नियम किसके द्वारा बनाया गया? ये कौन सा नियम है? अफबाऊ सिद्धांत। अफबाऊ सिद्धांत के अनुसार कोई भी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस कक्षक में जाता है जिसकी ऊर्जा कम होती है। तो अध्ययन से पता चला है कि 3D की ऊर्जा 4s से ज्यादा होती है। तो भाई जब 4s से ज्यादा होती है, माने 3D की ज्यादा हो गई, 4s की क्या हो गई? कम हो गई। तो हमेशा कम वाले में पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तब ना ज्यादा भरेंगे। तो इसीलिए पहले हम लोग S में भर लेंगे, तब जाकर के D भरेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी ऊर्जा इसके तुलना में कम होती है, और अफबाऊ सिद्धांत कहता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी भर जाएंगे जिसकी ऊर्जा कम होगी। तो हम क्यों ना एक काम करें, विभिन्न कक्षकों के उनके बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में सजा ले और उसी को याद कर ले, और उसी में हम लोग हमेशा इलेक्ट्रॉन को भरते रहेंगे। जब वैज्ञानिकों ने पूरा क्रम बनाया तो ये आया 1s। अब देखो S में तो 2 इलेक्ट्रॉन भर जाता है, तो बोली रहा हूं 1s 2s 2p 3s 3p 4s के बाद से 4p ना आकर के पहले कौन भरा जाता है? 3d, तब जाके 4p। उसके बाद से 5s भरने के बाद से 5p ना भर करके 4d भर जाता है। 3f भरा जाता है, लेकिन 3f होता ही नहीं है। होता कहां से है? 4f। f चौथे शुरू होता है ना, इसीलिए 3f नहीं भरा जाएगा।
उसके बाद से 6s भरने के बाद से 6p में ना भर करके इसके एक पहले 5d और उसके भी पहले एक और घटा दो 4f भरा जाता है। उसके बाद से 6 हो गया। 7s ना भर करके नहीं 7s भर करके 7p ना भर करके पहले 6d भरा जाता है और 6d के पहले 5f भरा जाता है। तो ये ऊर्जा का क्रम है। अरे यार उसको भगाओ ना यार बकरी उकरी को, बकरी को बोलो सुन ले जाके बताया वीडियो में डिस्टर्ब। तो यही ऊर्जा का क्रम है अफबाउ के सिद्धांत के अनुसार। अब हम लोग जो है हमेशा इलेक्ट्रॉनों को इसी ऊर्जा के अनुसार भरेंगे। हाँ, इसमें कई जगह पर अपवाद है, अर्धभरित के लिए चक्कर में, पूर्ण भरित के चक्कर में अपवाद आते हैं, तो वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब सुनो, अब हम लोग कैल्शियम का इसी का इस्तेमाल करते हुए भरे तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन और 4s में कितने 2। तो 2 तो 4 6 10, 2 5 18, 2 20 हो भी गया खत्म। क्या हम लोग 3p के बाद से 3d भरेंगे? नहीं, 4s भरेंगे तब 3d में। क्यों? क्योंकि 4s की ऊर्जा कम और 3d की ऊर्जा ज्यादा। अबाउ सिद्धांत कहता है कि हमेशा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी में प्रवेश करेंगे, भर जाएंगे जिसकी ऊर्जा कम। तो ये उदाहरण लिख लो और ठीक है ना। उसके बाद हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। आज भर के लिखना है, ठीक है। थोड़ा बच्चों को बताया नहीं गया।